नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो एनसीईआरटी साइंस का जो सीरीज चल रहा है 9th क्लास से, उसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था। जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं देखे हैं वो कृपया सबसे पहले पहला चैप्टर देख लें, ताकि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में आपको आसानी हो सके, समझ आपको अच्छे से आएगा। तो चलिए आज के दूसरे चैप्टर को हम लोग देखते हैं। और इस चैप्टर को देखने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। ये सेशन किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, दरोगा है, किसी भी अन्य स्टेट की एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि एनसीईआरटी सभी एग्जामों का बेस है। तो हम लोग उसी एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, जिसका आज दूसरा अध्याय है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के दूसरे अध्याय। तो दूसरा अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कारण हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? कि हम कैसे जान सकते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं। ये आपको नमक, घी, शुद्ध दूध, रसोई में उपयोग किए जाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध, यहाँ देख लीजिए शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। आगे देखते हैं। करा अतः शुद्ध नहीं है, अर्थात मिश्रण है, इसका मतलब शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। अब देखते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो मिश्रण की क्या परिभाषाएं हैं? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिश्रण से बने होते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं तो वो आगे दिया ही होगा, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं। यौगिक वह मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात में होता है। मिश्रण में कोई अनुपात नहीं है, लेकिन यौगिक में निश्चित अनुपात है। जैसे जल एक यौगिक है जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O, अर्थात 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये निश्चित अनुपात है। तो निश्चित अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक कर सकते हैं। तो पूछता भी है, जल में मिले हुए नमक को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो या तो वाष्पीकरण द्वारा,
जब घोल को हम गर्म करेंगे तब पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाएगा और नमक नीचे ही रह जाएगा। या फिर आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है, सबका कण अलग अलग है, छोटा बड़ा सब सभी तरह का है, तो एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। कह रहा एक पदार्थ जो भी होगा उसका गुण एक ही समान का होगा। अब जैसे नमक है तो नमक एक पदार्थ है, उसका गुण हमेशा एक ही समान होगा। चीनी है तो उसका गुण एक ही समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। तो जाहिर सी बात है मिश्रण तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक पदार्थों की मेल होगी, तभी जाके वो मिश्रण बनेगा। कोई भी एक पदार्थ अकेला मिश्रण नहीं बनता है, क्योंकि एक पदार्थ कोई भी हो वो अकेला जब रहता है तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार हैं। अब क्रियाकलाप का रहा है, क्रियाकलाप को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर नीचे दिया रहता है। ये क्रियाकलाप में केवल प्रश्न है, जैसे ये पढ़ लेते हैं फिर आगे हम इसके अनुसार आप जान लेंगे जो क्रियाकलाप क्या है। कक्षा को अ ब स और द समूहों में बांटे, अर्थात ए बी सी डी में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो समूह ए को दें। समूह बी को एक बीकर में 50 ml जल या 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह सी और डी को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। तो ये आपको प्रश्न का रहा, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे इसका व्याख्या रहता है, तो डायरेक्ट उसी को हम लोग देखेंगे। तो ये सब उस प्रश्न है, इसको छोड़ते चलते हैं क्योंकि इसको पढ़ने से ना वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधे क्रियाकलाप को छोड़कर पढ़ते हैं। अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये बीकर में क्या करा, तो छना हुआ द्रव्य नीचे जो है आ जाता है क्योंकि ये यहाँ कीप लगा हुआ, कीप से छन के आता है। ये जो है आपको शीशे की परख नली है, इसको हम कीप कहते हैं। और ये जो है कांच की छड़ है और नीचे छन्नक द्वारा छन्नक के साथ संकलक है, ये कांच की छड़। तो ये प्रयोग है जिसमें निश्चंदन की प्रक्रिया होती है, छानने की प्रक्रिया होती है। तो बाकी क्रियाकलाप को हम लोग नहीं पढ़े हैं, अब उसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। करें, अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है और ये समांग विलयन है। प्रायः हम एक विलयन, समांग विलयन किसे कहते हैं तो इसको भी हम जान लेते हैं। जो घोल देखने में समान लगे उसे ही समांग विलयन कहते हैं। जैसे नींबू के जल में अगर हम नींबू को निचोड़ दें तो क्या उसमें अलग से नींबू दिखाई देगा? नहीं देगा, तो वो समान विलयन, समांग विलयन होगा। वैसे ही सोडा जल भी हो जाएगा। वहीं पे अगर हम पानी में मिट्टी को घोल दें तो वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि थोड़े देर के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाता है, तो वो असमांगी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसे ठोस, द्रव या गैस में
मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्रण, धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। अर्थात प्रकृति में विलयन जो है ठोस विलयन भी होता है, गैसीय विलयन भी होता है। ठोस विलयन में धातु हो जाएगा और गैसीय विलयन में वायु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब मिश्र धातु को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या मिश्र धातु? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्र धातु होता है जिसे हम भौतिक क्रिया द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धातु कठोर होते हैं और कठोर, जैसे लोहा को मान लीजिए अगर हम पित्तल बनाते हैं, उसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो क्या हम इसे भौतिक विधि द्वारा कर सकते हैं? भौतिक विधि का मतलब वो विधि हुआ जिसमें कोई भी क्रिया करने के बाद पुनः हम उस अवस्था में उसको वापस ले आते हैं। जैसे पानी से अगर हम बर्फ जमा दें तो बर्फ को पिघलाकर हम पानी के रूप में ले आ सकते हैं, तो उसे भौतिक क्रिया कहते हैं। तो मिश्र धातु बनाने के लिए हमें भौतिक क्रिया के द्वारा हम नहीं बना सकते, बल्कि रासायनिक क्रिया के द्वारा बनेगा, जिसको कि हम दोबारा, जैसे अगर पित्तल हम बनाएंगे तो उसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो पित्तल बनने के बाद हम तांबा अलग और जस्ता को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये मिश्र धातु समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, और कह रहे क्योंकि वे अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। जैसे अभी हम बताएं इसका उदाहरण, जो पित्तल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसमें तांबा 70% और जस्ता 30% रहता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। थोड़ा इसका हम साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब ठीक है, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलेय में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलायक का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। आइए इसे हम समझाते हैं आपको, विलायक क्या है और विलेय क्या है। कह रहा है जैसे कोई घोल तैयार करते हैं, तो घोल तैयार में विलायक वह मात्रा होता है जिसकी मात्राएं अधिक होती हैं। अब जैसे मान लीजिए पानी में हम चीनी मिला के शरबत बनाएंगे, तो पानी की मात्रा अधिक होगी तो पानी विलायक होगा, और पानी में जो घुलेगा तो घुलेगा क्या? चीनी। तो चीनी विलेय हो जाएगा। तो चीनी विलेय और पानी विलायक, और दोनों को मिला के बन जाएगा विलयन, अर्थात घोल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण के तौर पे जो दिया हुआ उसको देखते हैं। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, जिसे चीनी विलेय है और जल विलायक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसे आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, ये टिंचर आयोडीन याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक आदि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, तो जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक और जो मात्रा कम वो विलेय। तो आप लोग इसको जान गए होंगे अच्छे तरीके से।
आगे की देखते हैं। वायु गैस में गैस का विलयन है, कह रहा वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। ठीक है, नाइट्रोजन को वायु का विलय विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अब विलयन के गुण को देखते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण के व्यास 1 नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर, याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, से भी छोटा होता है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए वे आंख से नहीं देखा जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर नहीं, प्रकाश की किरण में फैलते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छोटे आकार के कारण जो है विलयन में प्रकाश का किरण जो है फैलता नहीं है, जिसके कारण प्रकाश की मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं, छानने की विधि। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को साथ छोड़ देने पर भी, यहाँ गलत है, विलयन का साथ होना चाहिए, साथ छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थाई है। तो इसका मतलब ये है जैसे शरबत है, शरबत में हम क्या चीनी को अलग कर सकते हैं? तो नहीं किया जा सकता। तो वही कह रहा है विलयन से पृथक नहीं कर सकते हम विलय के कणों को। नेक्स्ट देखते हैं, विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में दिया है, हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। ठीक है, तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। तो ये आपको क्रियाकलाप जो दिया था उसके अनुसार बता रहा है। ये हम आपको बता ही देते हैं, जो कह रहा तनु और सांद्र तुलनात्मक है, अर्थात अगर हम तनु को सांद्र बनाएंगे तो उसमें हम धीरे धीरे जल डालेंगे तो तनु जो है सांद्र के रूप में बदलेगा। और इसका एक ये भी नियम है कि कोई भी तनु हो, तनु मतलब समझिए तो एसिड समझिए, तो अगर तनु विलयन है तो उसको सांद्र बनाने के लिए उसमें हम जल नहीं डालेंगे। तब क्या होगा, अचानक सा आग लगने की संभावना ही होती है। तनु में जल ना डाल के जल में धीरे धीरे तनु डालेंगे। जैसे आपको हम एग्जाम्पल से बता देते हैं, जैसे भरे बाल्टी में आप फिनाइल की बोतल से ढक्कन से फिनाइल लेके धीरे धीरे फिनाइल उसमें डालते हैं, बस वही प्रक्रिया इसमें भी होता है, बल्कि हम फिनाइल में पानी नहीं डालते हैं, पानी में फिनाइल डालते हैं। तो वही ये कह रहा है, तनु को सांद्र करने के लिए तो हमको सांद्र में तनु डालना होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्रियाकलाप इसका थोड़ा देख लेते हैं। करा दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें, एक बीकर में नमक और दूसरे बीकर में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें।
तो क्रियाकलाप भी पढ़ लेते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन कहीं आ जाए। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? तो अब देखिए क्या कह रहा है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। अब बताइए, पानी, एक गिलास पानी में है तो एक गिलास पानी में हम उतना ही चीनी घुला सकते हैं जितनी उस पानी की क्षमता होगी। क्या उस एक गिलास पानी में हम 5 किलो चीनी घुला सकते हैं? नहीं घुलेगा। तो उसकी एक क्षमता होती है, एक क्षमता के बाद वो घुलना बंद हो जाता है। तो वही ये चीज कह रहा है। आगे कह रहा है विलयन, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जहां पे वो घुलना बंद कर दे उसे संतृप्त कहेंगे। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। समझ गए? और संतृप्त विलयन किसे कहते हैं वो भी समझ गए कि जिसमें अब और अधिक नहीं घुलाया जा सकता, वही संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम, वहां पे था बराबर हो गया तो संतृप्त, यहाँ पे कह रहा संतृप्त से कम, तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जब संतृप्त से कम रहेगा तो असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात चीनी में, सॉरी, पानी में अगर हम चीनी मिलाते हैं तो उसको हम आवश्यकता से, अर्थात जहां पे वो घुलना बंद हो जाता है उससे अगर पहले ही थोड़ा कम ही अगर चीनी घुलाएंगे तो वो असंतृप्त कहलाएगा। और आगे हम अति संतृप्त के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम बता ही देते हैं जो जिसमें चीनी की मात्रा अब घुलना बंद कर दे फिर भी अगर हम उसमें चीनी देंगे और उसे थोड़ा बहुत गर्म करने पर अगर वो घुला ले तो उसे अति संतृप्त कहते हैं। नेक्स्ट है, उपरोक्त क्रियाकलाप में हम कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। आगे है, विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, या विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं जो उस पानी में अर्थात विलयन में घुला हुआ मात्रा हो उसे सांद्र कहते हैं या सांद्रता कहते हैं। ठीक है। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या है? विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला है विलेय की मात्रा जो कम मात्रा में है वो बटे विलयन की मात्रा पूरे घोल की मात्रा ही सांद्रता कहलाता है, या विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। अर्थात जैसे कि अगर घोल में हम ले ले शरबत को तो चीनी की मात्रा बटे पानी की मात्रा, या फिर ऊपर वाले जो करा विलेय की मात्रा अर्थात चीनी की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, मतलब इसका मतलब हुआ शरबत की मात्रा। तो चीनी बटे शरबत या चीनी बटे पानी ही उसका विलयन की सांद्रता कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल हम आप लोगों को इसलिए देते हैं ताकि एक आप लोग जो है एक ही बार में एक ही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे क्या चर्चा करते हैं। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना हो, अर्थात विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है द्रव्यमान या विलयन की आयतन प्रतिशत। वहां ये था द्रव्यमान प्रतिशत तो दोनों जगह द्रव्यमान आ गया। अब जहाँ आयतन प्रतिशत रहेगा तो विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुने 100,
ये फॉर्मूला आपको देख लीजिएगा 2 बार, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, सॉरी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। या दूसरा कह रहा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। उदाहरण में एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता परिकल्पना करें। तो आप हो गए, जो साधारण नमक 40 है तो 40 बटे 320 हो जाएगा, तो यही इसका सांद्रता प्रतिशत निकल जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो। चलिए आगे देखते हैं, उसका दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। जो विलयन अर्थात विलेय की मात्रा हो जाएगा आपको कितना 40, और पूरे घोल की मात्रा हो जाएगा, तो पानी प्लस चीनी दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 360, 40 और 320, तो वही कर दिया 40 बटे 360 गुने 100, इसका फॉर्मूला कर दिया। चलिए उतना उसका प्रतिशत आ गया है। अब आगे इसका देखते हैं, निलंबन क्या है। क्रियाकलाप 2 समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। याद रखिएगा, कह रहा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है वही निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसे विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि मध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखा जा सकता है। चलिए इसके आगे देखते हैं निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबन कण प्रकाश के किरण को फैला देता है जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। छानन विधि द्वारा इस कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, जैसे पानी में बालू का मिश्रण, वही हो गया विषमांगी मिश्रण, निलंबन के कण वही कहलाता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। जब पानी में बालू घुला हुआ रहता है और उसको हम जोर से हिला देते हैं, तब जो अगर हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब बालू नीचे बैठ जाता है तो प्रकाश जो है फैलता नहीं है, क्योंकि उसको फैलने के लिए कोई मार्ग बाधा नहीं डालता, बालू नीचे बैठ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन क्या है। समूह 2 द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी होता है, जैसे कि दूध। दूध एक कोलाइडी विलयन है। ये प्रश्न भर भर के एग्जाम में पूछते हैं, जो दूध कौन सा विलयन है, समांगी है, विषमांगी है, यौगिक है, कोलाइडी विलयन है। तो दूध एक कोलाइडी विलयन का मात्रा है कि देखने में समान है, लेकिन इसके आंतरिक गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं, इसे हम विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं, लेकिन देखने में समान लगता है। जैसे रक्त है, रक्त भी आपको दूध में आप नहीं समझ सकते हैं तो रक्त के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। जो रक्त भी जो है एक कोलाइडी विलयन ही है, ये भी देखने में समान ही है, जैसे लगता है जिसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, लेकिन रक्त के अंदर जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं, तो ये सभी मिलके एक रक्त का निर्माण होता है। तो उसी तरह जो दूध भी है, जो देखने में समान लगता है लेकिन आंतरिक संरचना उसकी भिन्न भिन्न होती है। आगे देखते हैं। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश के किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का
फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसको याद रखिएगा। टिंडल नमक टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। नीचे देख लीजिए, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है जब कण नीचे बैठ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस विलयन में क्या कह रहा है? विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। कोलाइड्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे द्रव्य और गैस का मिश्रण एरोसोल कहलाता है। एरोसोल है कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब एरोसोल का उदाहरण है जो द्रव्य और गैस का मिश्रण होता है। ठोस और गैस का मिश्रण भी एरोसोल कहलाता है, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का नियार, मतलब जो वाहनों से निकलने वाली धुआं होती है वो, ये सब एरोसोल का ठोस और गैस का मिश्रण होता है। गैस और द्रव्य का मिश्रण फोम कहलाता है। फोम, फॉग जो होता है वो द्रव्य और गैस का मिश्रण होता है। जैसे शेविंग क्रीम आप लगाते होंगे जो फोम की तरह निकलता है व्हाइट व्हाइट, वो गैस और द्रव्य का मिश्रण होता है। द्रव्य और द्रव्य का मिश्रण इमल्सन कहलाता है, जैसे दूध, फेस क्रीम, जैसे फेस में लगाने वाले क्रीम सब जो होता है ये सब द्रव्य में द्रव्य का मिश्रण होता है। ठोस में द्रव्य का मिश्रण सोल कहलाता है, जैसे मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़, ये सब ठोस में द्रव्य का मिश्रण है। गैस में ठोस का मिश्रण फोम कहलाता है, जैसे फोम, रबर, स्पंज, फ्यूमिस, ये सब जो है गैस में ठोस का मिश्रण है। द्रव्य में ठोस का मिश्रण जेल कहलाता है, जैसे जेल, पनीर, मक्खन, ये सब द्रव्य में ठोस का मिश्रण है। ठोस में ठोस का मिश्रण ठोस सोल कहलाता है, जैसे रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, ये सब ठोस में ठोस का मिश्रण है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये इसको आप वीवीआई बना दीजिए। वीवीआई इसको बना दीजिए तो कोई दुम्मत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछता है इससे प्रश्न। ये अब आगे देखते हैं। टिंडल प्रभाव, जैसे ये देखिए पानी में जो दिखा रहा है ये सब टिंडल प्रभाव के कारण जो है अंतरिक्ष छाया दिखता है। जैसे आप समुद्र के किनारे कोई अगर महल है और लाइट चल रहा है तो वो लाइट का परावर्तन जो पानी के अंदर दिखाता है वो सब टिंडल प्रभाव का ही गुणधर्म होता है। अब आइए कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, इसके मार्ग की दृश्य बनते हैं। आगे देखते हैं। जब शांत जल, जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीय तकनीकी क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था या और परिवेक्षण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड के रूप में रहता है, इसे परिक्षिप्त अवस्था डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं।
तथा वह घटक जिसे परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव्य गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सारणी 2.1 के उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका प्रश्न है, उदाहरण के साथ समांगित और विसंगी मिश्रणों का भेद बताइए। निलंबन का कर विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है, ये प्रश्न बताना है। तो ये प्रश्न है, चलिए इसके जवाब को देखते हैं हम लोग। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्रकृति पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छानना से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का भी प्रयोग लाया जाता है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो डाई को काले और नीले स्याही को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप रहे, क्रियाकलाप कह रहा है आपको, आधा बीकर जल लो, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखें कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और परिक्षेपित करें। देखिए जो जो वहां पे बोला है वो क्रिया यहाँ पे कर रहा है। आगे देखते हैं इसका। अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाले मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नजदीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं। वे क्रीम से दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर देखते हैं। दूध को मथने पर आपने क्या देखा और दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। कभी कभी द्रव्य में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इसी विधि से क्रीम को अलग किया जाता है दूध से। अब अनुप्रयोग देखते हैं। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर के क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भींगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में, ये सभी क्रियाएं जो है अपकेंद्रीय होता है, जिसे हम लोग अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। तो ये अपकेंद्रीय क्रिया के द्वारा होता है। देखते हैं, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। आइए कीप के प्रयोग से तेल ऑयल का पृथक करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये नीचे आपको प्रश्न ही दिया हुआ है सारा।
मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप वर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। अब देखिए ये क्या हुआ है, देखिए सारा प्रयोग क्या हुआ है। पृथक्करण कीप है, मिट्टी का तेल है, जल है और स्टॉप कॉर्क है, इसको बंद कर दिया है। जब अलग हो गया, देखिए मिट्टी का तेल ऊपर आ गया, जल यहाँ से नीचे आ गया। तो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण अर्थात जल से मिट्टी का हम अलग आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को देखते हैं। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, इस विधि के द्वारा हल्के फ्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा मिट्टी के निचले सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो उसी विधि से अलग किए हैं। करा सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर, जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे क्या हो जाता है, तो ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होगा ना, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों में ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। बताए थे ऊर्ध्वपातन विधि, इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में या गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियां इस प्रकार से नमक से पृथक्करण करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित नहीं होता वो नीचे रह जाता है, जो ऊर्ध्वपातित होता है वो गैस बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड, अब देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन की विधि से काम करता है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए उसको ऊर्ध्वपातन विधि से करता है, ये पहले भी क्लास में आप देखे थे। चीनी मिट्टी का प्याला रहता है, उसमें अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण रख देता है, तो ये ऊर्ध्वपातित होकर अमोनियम क्लोराइड जो है वाष्पित होकर ऊपर उठ जाता है और ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे साइड में जम जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। करा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण किया जाता है। ये पहले भी बताए हैं। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, तो आइए उसको भी देखते हैं। क्रियाकलाप कह रहा है, अब उस डाई को पृथक करने के लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो आप उसको हम सीधे देख लेते हैं। क्रियाकलाप को छोड़िए, उसमें कह रहा है ये कीजिए वो कीजिए, उसके बाद कह रहा है सीधे हम इसके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे छन्नक पत्र है, छन्नक पत्र में नीचे है पेंसिल से खींचा रेखा है और स्याही का निशान उसमें डाल दिया है। अब आगे देखते हैं क्या करता है। इसमें जल नीचे बैठ जाता है, स्याही का निशान दिए हुए हैं, उसके नीचे जल बैठ गया है। ठीक है, छन्नक पत्र है, जार है, कागज की क्लिप है जो कि ऊपर रखे हैं, कांच की छड़ ऊपर से लगाए हुए हैं। तो इसका विधि जो है अलग करने की, किसी भी रंग को पृथक करने की विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा स्याही जो है विद्यमान इकाइयों से पृथक किया जाता है। कौन सा विधि है, क्रोमेटोग्राफी। कोई भी कलर को अगर हम पृथक करेंगे तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा ही
पृथक करेंगे। आगे देखते हैं इसका करा। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता जाता है, अपने छानक पत्र पर क्या देखा। ये अब चलिए प्रश्न है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। जो स्याही हमने प्रयोग में उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में, जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होती है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। तो रंगों को हम पृथक्करण किसके कहते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा कहते हैं। ये एकदम याद रखने वाली जो है आपको है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछता है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि से सबसे पहले रंगों का पृथक करने में प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ये आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका। जब एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलयन में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग क्या कह रहा है, अनुप्रयोग कह रहा है डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने में तथा रक्त में नशीले पदार्थ ड्रग्स को पृथक करने में हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि का। अगला टॉपिक है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं और अभी भी बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है। हम कोशिश की कर रहे थे जो एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें, चैप्टर 1 वीडियो कर लें, लेकिन एक वीडियो में करने से ये बहुत ही लंबा चला जाएगा, लगभग 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि देखने में आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग फील होने लगेगा देखते देखते। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसको आगे कंटिन्यू कल करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आ जाएंगे। ये टॉपिक रहेगा हमको 2.3.6 से दो घुलनशील द्रवों का मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, इस टॉपिक से आगे चलेंगे हम लोग। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। और अगर कहीं कोई आपको कुछ त्रुटि दिखे, कुछ आपको कमी दिखे, तो आप लोग हमें मैसेज के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि हम आगे के वीडियो में उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।